आज हमारा टॉपिक है एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। तो देखें जी, इस यूनिवर्स में जितनी ऑब्जर्वेबल मटेरियल है जी, उनको इंसानों ने डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ये भी एक कैटेगरी है जिसके मुताबिक चीज़ों को या तो एसिडिक कहा जाता है या बेसिक कहा जाता है। और जो तीसरी कैटेगरी है जी साल्ट, वो बेसिकली ना ही एसिड होते हैं ना ही बेसिस होते हैं, बल्कि इनके कम्बिनेशन से बनते हैं और वो न्यूट्रल कहलाते हैं। तो आज हमने इन्हीं की बात करनी है। तो बात स्टार्ट करते हैं। ये देखें कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट जो थ्योरीज हैं वो पेश की कि बेसिकली एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। इनमें से एक केमिस्ट है जी, आर्हीनियस, जिन्होंने 1880s में एसिड बेस थ्योरी पेश की। आर्हीनियस, इनके मुताबिक वो सारी चीज़ें एसिडिक हैं जो वाटर के अंदर जो है एच प्लस आयन दे। वो सारे मटेरियल जो पानी के अंदर डिज़ोल्व करें तो आपको क्या दे जी, एच प्लस आयन दे, तो उनको इन्होंने क्या बोला जी, ये क्या है, एसिड्स हैं जी। और इसी तरह आपके पास वो सारे मटेरियल जो पानी के अंदर ओ एच प्लस आयन दे, सॉरी प्लस नहीं, ओ एच माइनस आयन दे, हाइड्रोक्सल आयन दे, तो वही उन्होंने क्या कहा जी, ये क्या है आपके पास, बेसिस है। तो इन्होंने आपकी जी देखें जी कि मटेरियल को इस तरह डिवाइड किया। एच प्लस आयन जो देगा वाटर के अंदर, और देखिए इसमें बड़ी अहम बात है, पानी के अंदर जो है उसको डिज़ोल्व करना ज़रूरी है, यानी एक्वियस सोल्यूशन। यही इसका एक, इसकी थ्योरी की एक लिमिटेशन भी है, लेकिन आगे हम बात करेंगे इसको तफसील से। लेकिन आपने कैसे याद रखना है जी कि ये ज़रूरी है इनका कि इनका जो सोल्यूशन है वो किसके अंदर तैयार किया जाए, पानी के अंदर इनका सोल्यूशन तैयार किया, फिर ये आपको बता सकते हैं कि ये मटेरियल जो है एसिडिक है या बेसिक है। तो जनरल फॉर्म में लिखें तो आपके पास एक कंपाउंड है, लेट से एच ए, और उसका अगर आप, यानी एक एक्वस सोल्यूशन, तो इधर वाटर लिखना बड़ा ज़रूरी है जी, ये आपने लिखना है। तो आपको क्या दे दें जी, एच, एच प्लस आयन, एच प्लस आयन, ठीक है, और साथ ही साथ आपको ए नेगेटिव आयन दे दे अगर वाटर के अंदर ये वाला जो कंपाउंड है, तो फिर आर्हीनियस के मुताबिक ये एक एसिड है। इसकी ये जनरल इसकी इक्वेशन है जी। अगर स्पेसिफिक बात करें, लेट से इसको फिर डिफरेंट मटेरियल पे अप्लाई किया तो इसकी बात बिल्कुल सही प्रूव हुई। वो डिफरेंट मटेरियल, लेट से आपके पास जी एक ACl है जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसने जब इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया, ठीक है जी, तो आपके पास इसकी जो प्रोडक्ट आई तो वो थी जी एच प्लस आयन, और साथ ही साथ जी देखें क्लोरीन नेगेटिव आयन। क्योंकि इसने एच प्लस आयन वाटर में दिया था तो आर्हेनियस के मुताबिक ये एसिड थी, और बाद में भी ये प्रूव हुआ कि ICl एक एसिड है। मजीद अगर टाइप्स, मजीद हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो H2SO4 को जब टेस्ट किया गया वाटर के अंदर, डिजॉल्व किया गया और एक्वियस सोल्यूशन बनाया गया, तो इसने भी क्या दिया जी आपको, एच प्लस आयन, और साथ ही साथ जी SO4 2 यानी सल्फेट आयन दिया। अब ये जो सल्फेट है ये भी एक आयन है, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक है, इस वजह से इसमें नंबर ऑफ एटम्स है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो जी। ये आपके पास नंबर ऑफ एटम्स है, और जबकि क्लोरीन सिर्फ एक ही एटम है, ये मोनोटॉमिक आयन है, और ये क्लोराइड थी, और ये सल्फेट आयन। लेकिन क्योंकि इसने भी हाइड्रोजन प्लस आयन दिया, तो इस वजह से आर्हेनियस के मुताबिक ये भी एसिड था। तो आप ये देखें जी कि बेसिकली इसको साथ हम जी बैलेंस करने की कोशिश भी करते हैं जी। तो इधर दो हाइड्रोजन है तो इधर भी आपको टू, यानी टू हाइड्रोजन प्लस आयन दिए इसने। सल्फेट का आयन उधर भी एक है तो इधर भी एक है, इस तरह बैलेंस होगी जी। तो आर्हेनियस के मुताबिक ये भी एक एसिड था, और जो बाद में पता चला ये बिल्कुल जी एक एसिड ही था। इसी तरह उसने जो डिफाइन किया था जी आपके पास जी बेसिस को, उसने जो डिफाइन किया था, तो उसके मुताबिक जी जो भी मटेरियल वाटर के अंदर अगर ओ एच आयन देगी, नेगेटिव आयन, तो वो हाइड्रोक्सल आयन, तो वो बेसिकली एक बेसिक मटेरियल है, बेस है जी वो। अब इसकी जनरल इक्वेशन लिखे तो उसने कहा था जी कि अगर आपके पास जो कंपाउंड है वो मटेरियल जो है वो इस फॉर्म में होगा और वाटर के अंदर उसको डिज़ोल्व किया जाए, तो आपके पास वो जी बी प्लस आयन और ओ एच नेगेटिव आयन जो है ये वो दे दे। क्योंकि इसने ओ एच नेगेटिव आयन दिया है, हाइड्रोक्सल आयन दिया है, इस वजह से ये बेसिकली एक बेसिक जो सब्सटेंस है जी। अब बाद में इसको स्पेसिफिक अप्लाई किया डिफरेंट मटेरियल पे, तो इसकी बात बिल्कुल सही प्रूव हुई। जैसे आपके पास जी KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी के अंदर तहलील किया जाता है, डिज़ोल्व किया जाता है, तो ये आपको K प्लस आयन और साथ साथ OH नेगेटिव आयन देती है। क्योंकि इसने OH नेगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्सल आयन दिया, इस वजह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक सब्सटेंस है जी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो इसने भी क्या किया जी, जब वाटर के अंदर, और इधर वाटर लिखना जी बड़ा ज़रूरी है जी, ठीक है, क्योंकि पानी के अंदर ही सोल्यूशन जो है तैयार किया जा सकता है। तो फिर हमें पता चलेगा आर्हेनियस के मुताबिक।
तो इधर आपके पास जी N प्लस और OH नेगेटिव आयन दिया, तो इससे प्रूव हुआ जी ये भी आपके पास एक बेस है। जब बाद में बिल्कुल सही जी, ये दोनों बेसिस ही थी, या इनके अलावा जो भी आपके पास मटेरियल BOH यानी इस फार्मूले में पूरा उतरेगा और वो वाटर के अंदर OH आयन देगा, तो वो आपके पास जी बेसिक मटेरियल है जी, बेसिक सब्सटेंस है। अब देखें जी कि ये इसके क्लासिकल थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस है, इसमें बड़े थोड़े से ना मटेरियल इसमें अप्लाई होते थे, यानी ये इसकी जो लिमिट थी ना वो बड़ी कम थी, लिमिटेड एक थ्योरी थी। इसके कुछ मसले मसाइल थे जिनकी अभी हमने बात करनी है, तो उसे हम क्या कहते हैं जी लिमिटेशंस। तो बात करते हैं जी आर्हीनियस की थ्योरी में कौन सी ऐसे मसले मसाइल थे, कौन सी इनकी लिमिटेशन थी जो आगे नई थ्योरीज की ज़रूरत हमें पड़ी। तो चले जी हम बात करते हैं जी लिमिटेशन की बात करते हैं। तो देखें जी कि बेसिकली आपके पास जी देखें सबसे सबसे पहले जो अभी हमने बात की है कि जो भी आपने मैटर चेक करना है, जो भी सब्सटेंस चेक करना है, ये बेसिकली एसिड है या बेस है, तो आपको उसका जो है ना सोल्यूशन तैयार करना पड़ेगा, यानी लिक्विड फॉर्म में उसको लेके आना पड़ेगा। तो इट सेल्फ जो मैटर है जी उसका आप नहीं बता सकते थे, उसका नहीं बता सकते थे ये एसिड है या बेस है, इट सेल्फ मैटर। तो अगर वो सॉलिड में है या गैसीय स्टेट में है तो फिर तो आप बिल्कुल उसको नहीं बता सकते कि ये एसिड है या बेस है। आपको उसको लिक्विड सोल्यूशन तैयार करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप उसको, तो ये इसका एक जी लिमिटेशन थी। तो दूसरी बात करें तो देखें, और सोल्यूशन भी जो है ना वो कौन सा जी, वाटर के अंदर, यानी एक्वियस सोल्यूशन। अगर आपने सोल्यूशन तैयार किया है और वो आपने एक्वियस नहीं तैयार किया तो फिर भी आप नहीं बता सकते। लेट से आप सोल्यूशन तैयार करते हो बेंजीन के अंदर, तो आप मटेरियल को नहीं बता सकते कि ये एसिडिक है या बेसिक है। तो यानी आपको डेफिनेटली वो जो सोल्यूशन है वो वाटर के अंदर ही आपको तैयार करना है। तीसरी बात करें तो वो सारे मटेरियल जो आपके पास जी देखें इस तरह HA और आप जी देखें कि BOH यानी BOH की फॉर्म में होंगे, वही इसकी थ्योरी के मुताबिक एसिड है और वो बेस है। जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते मटेरियल, वो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये एसिड है या आपके पास बेसिक है। लेट्स से HA की बात करें तो अभी हमने एग्जांपल्स की बात की है, ACl जो है वो इस फॉर्म में है तो इस वजह से ये एसिड था। इसी तरह H2SO4 भी हमारे पास इस फॉर्म में है तो इस वजह से ये एसिड है। और इसी तरह आप बात कर ले जी HNO3 की बात कर लेते हैं, तो ये भी इसी फॉर्म में था, इसी वजह से एसिड है। और इसी तरह HBr की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है जी बेसिकली, जो कि एक जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये भी अगर हम बात करें तो ये इसी फॉर्म में है, इसी वजह से। और अगर हम बेसिस की बात करते हैं तो आपके पास जैसे अभी हमने बात की है जी NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और बड़े सारे। तो ये बेसिकली किस फॉर्म में है, BOH फॉर्म में। तो ये सारे इसमें प्रूव हुए कि ये डेफिनेटली हमारे पास बेस है। अब मसला ये आया कि एक ऐसा सब्सटेंस है लाइक आपके पास जी देखें अमोनिया गैस NI3, क्योंकि ना ही वो इस फार्मूले में आ रही थी और ना ही आपके पास BOH इस तरह कुछ लिखी हुई थी, इस वजह से वो इसको डिफाइन नहीं कर पाया कि ये बेसिकली आपके पास एसिडिक है या बेसिक है। तो इस चीज़ को वो डिफाइन नहीं कर पाया, जो कि बाद में पता चली, बाद में ये प्रूव हुआ कि ये एक बेसिक सब्सटेंस है। तो इस वजह से इसमें ये भी एक हमारे पास ड्रॉबैक था जी। तो अब मज़ीद अगर बात करें तो इसने क्या बात की थी जी कि इसने कहा था कि पानी के अंदर जो है H+ आयन दे, H+ आयन दे, ठीक है, जो कि इस तरह नहीं है। H+ आयन जो है ना वो वाटर के अंदर कभी भी आइसोलेट नहीं रहता, बल्कि वो वाटर के मालिक्यूल अगर स्ट्रक्चर बना ले तो वाटर का मालिक्यूल इस तरह होता है जी, एक H जो है इस तरह बॉन्ड बनाया था ऑक्सीजन के साथ और दूसरे H ने इस तरह, इधर भी लोन पेयर्स होते हैं और इधर भी लोन पेयर्स होते हैं। एक जो लोन पेयर है वो बेसिकली हाइड्रोजन प्लस आयन जो है टारगेट करता है इस लोन पेयर को, या इसको हम जी यानी जो डोनेट करता है उसकी तरफ एरो रखते हैं जी इस तरफ, ठीक है। तो ये टारगेट करता है इस लोन पेयर को और अक्वायर कर लेता है और ये डोनेट कर देता है जी, वाटर का जो मालिक्यूल है डोनेट कर देता है हाइड्रोजन प्लस आयन को। आपके पास जो प्रोडक्ट आती है वो H+ नहीं रहती, बल्कि आपके पास जो है प्रोडक्ट बन जाती है जी H3O+ आयन, जिसे क्या कहते हैं जी, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो ये बात थी जी कि हाइड्रोजन प्लस आयन जो है वो आइसोलेट नहीं रह सकता बेसिकली वाटर के अंदर, बल्कि वो किस फॉर्म में पाया जाता है जी, आपके पास H3O हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में पाया जाता है। तो ये बात थी जी कि इसने कहा था जी H+ जो आयन मिलता है हमें, बल्कि मिलता हमें हाइड्रोनियम आयन है, और जो बाद में पता चला, तो ये भी इसका एक क्या है जी ड्रॉबैक है।
तो ये मसले मसाइल थे जी। ये लिमिटेड एक थ्योरी थी जो बड़े कम से जो है कंपाउंड्स के अंदर या मैटर के अंदर एप्लीकेबल थी, बाकी मैटर्स इसने डिफाइन नहीं कर पाई थी। इस वजह से दूसरी थ्योरी की ज़रूरत थी जी। तो फिर 1923 में जी आपके पास एक थ्योरी मतलब एसिड एंड बेस की पेश की गई, जिसे क्या कहते हैं जी। तो आपके जी डैनिश एक केमिस्ट थे, और आपके बरतानिया के यानी यूके के एक जो है बेसिकली केमिस्ट थे, जिन्होंने मिल के एक थ्योरी पेश की, जिसे कहते हैं जी, उस थ्योरी को कहते हैं जी ब्रोनस्टेड ब्रोनस्टेड लोरी ब्रोनस्टेड लोरी थ्योरी, जो कि पेश की थी जी इन्होंने 1923 में। तो इन्होंने कहा था जी कि बेसिकली आपके पास, अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने थ्योरी में अपनी थ्योरी में बताया था जी कि देखें कि आपके पास वो सारे मैटर्स, वो सारे मटेरियल जो बेसिकली प्रोटॉन, चलें जी, प्रोटॉन डोनेट करते हैं, ठीक है जी। प्रोटॉन डोनर जो होते हैं ना बेसिकली, वो इन्होंने कहा था जी वो क्या है जी आपके पास, यानी एसिड है। और इसी तरह जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है जी, प्रोटॉन तो ये इन्होंने कहा था वो क्या है जी, बेसिस है जी हमारे पास। तो प्रोटॉन डोनर जो है वो बेसिकली एसिड्स गए इन्होंने, और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है वो बेसिस गए। अब क्वेश्चन ये है कि प्रोटॉन क्या होता है जी बेसिकली। तो देखें जी आपके पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है जी, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, एक प्रोटॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके आउटर मोस्ट में। अगर हम इसके आइसोटोप्स की बात नहीं करते, तो ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन अगर इसकी ऑर्बिट से निकल जाता है, तो बाकी क्या बचता है जी, एक प्रोटॉन ही बचता है। और इसे हम क्या कहते हैं, मतलब प्रोटॉन ही कहते हैं। तो याद रखना है प्रोटॉन से मुराद क्या है, हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन जो है वो एलिमिनेट हो गया हो, तो बाकी जो बचता है उसे हम प्रोटॉन कहते हैं। तो आर्हीनियस ने भी तो यही कहा था ना, यानी H प्लस आयन। लेकिन वो बेसिकली क्या था जी, वो वाटर के अंदर जो देगा। तो लेकिन इसने इस तरह डिफरेंट बात की थी कि कोई भी जो प्रोटॉन को डोनेट कर देगा वो एसिड होगा। सही है जी। तो इस तरह इसको डिफ्रेंशिएट आपने करना है। तो अब अगर हम बात करते हैं जी जनरल फॉर्म की, तो चलें जी अब लेट से आपके पास जी पीछे जो मसले मसाइल थे जी, जैसे अब बात करते हैं जी NH3 अमोनिया गैस। पीछे आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है वो प्रूव नहीं थी हुई कि ये एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो चीज़ जो है प्रूव हो गई। अब अमोनिया गैस को जब आप करते हैं जी, रिएक्ट करवाते हैं जी लेट से H2O के साथ, तो आपके पास प्रोडक्ट आती है जी। अब देखें इसमें ये बड़ी अहम बात है, तो इसमें आपके पास एक्वियस सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आर्हेनियस ने कहा था वाटर के अंदर आपने एक ही सब्सटेंस जो है डिजॉल्व करना है। लेकिन ये वाटर जो है ये इसके साथ हम इंटरेक्ट करवा रहे हैं वाटर को, तो इस तरह हम एक्वियस सोल्यूशन की बात स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि इधर जो दूसरा रिएक्टेंट है वो वाटर हमने लिया है। और ये पेयर में ही आएंगे, क्या पेयर में आएंगे ये अभी बात करते हैं। तो अभी आप समझे कि बेसिकली अमोनिया गैस जो है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करके क्या बनाती है। अब देखें जी साथ ही इसको देख लेते हैं जी। तो अमोनिया का इस तरह स्ट्रक्चर होता है जी। तो इसने 3 हाइड्रोजन के साथ क्या बनाए होते हैं जी, बॉन्ड बनाए होते हैं। आउटर मोस्ट में इसके 5 होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो वैकेंट होते हैं, वो मतलब बॉन्ड नहीं, इनको क्या कहते हैं जी, लोन पेयर कहते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह होते हैं। और अगर हम बात करते हैं जी के जो आपके पास जी देखें कि हाइड्रोजन यानी वाटर के मालिक्यूल की बात करते हैं, तो इधर जी हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड और ये दूसरा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बॉन्ड बनाया, तो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इधर भी। अब क्या है, ये वाला हाइड्रोजन जो है अट्रैक्शन रखता है इस लोन पेयर के लिए। तो ये क्या होता है जी, लोन पेयर को टारगेट करता है और इसको अक्वायर कर लेता है जी। और ये जो अमोनिया गैस है ये डोनेट कर देती है अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को, और ये इसके साथ एक बॉन्ड बना लेता है। ये जब बॉन्ड बनाता है तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आती है, आपके पास प्रोडक्ट आती है, यानी हाइड्रोजन आप देखें जी 4 हो गए हैं, काउंट करते हैं जी 1 2 3, और ये चौथा जो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा अमोनिया गैस के साथ, और आपके पास अमोनियम आयन आ जाएगा। क्योंकि जो आपका अमोनिया अमोनिया गैस थी जो वो पहले स्टेबल थी, लेकिन H प्लस आयन आने से इस पे भी कौन सा चार्ज आ गया जी, प्लस चार्ज आ गया। तो ये आयन बन गया जिसे क्या कहते हैं, अमोनियम आयन कहते हैं।
अब बाकी क्या बचा जी, बाकी एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो किसे दे के जी, यानी ऑक्सीजन को दे के खुद किधर चले गया जी, अमोनियम आयन उसने बना दिया उसके साथ, तो इधर बाकी बचा जी हाइड्रोक्सिल आयन बचा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट आई। तो अब जी देखें कि आपके पास ब्रॉन्स्टेड लोरी जो कंसेप्ट है इसके मुताबिक हाइड्रोजन जो भी डोनेट करेगा तो वो एसिड है जी। तो इस केस के मुताबिक आप देखते हैं जी कि वाटर ने क्या किया आपके पास जी, वाटर ने यानी वाटर ने आपके पास क्या किया जी, हाइड्रोजन जो है वो डोनेट किया। अभी हमने नीचे स्ट्रक्चर में बात की है। तो इस वजह से ये आपके पास क्या है जी, एसिड है। और मतलब एक्सेप्ट किसने किया था, अमोनिया गैस ने किया था, अमोनिया ने किया था। इस वजह से ये आपके पास क्या है जी, बेस है जी। तो लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस कहलाई, अमोनिया गैस और लोरी ब्रॉन्स्टेड यानी वाटर जो है ये एसिड कहलाया इस कॉम्बिनेशन में। अब इससे क्या मुराद है ये भी आगे बात करते हैं, इस कॉम्बिनेशन से क्या मुराद है। तो देखें जी कि अब इस रिएक्टेंट साइड पे अमोनिया गैस बेस बन गई और वाटर एसिड बन गया। लेकिन देखें ये क्योंकि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, तो अब अगर ये वाली जो प्रोडक्ट है ये दोबारा रिवर्स होती है तो ये भी तो रिएक्टेंट होंगे ना। तो आप मुझे खुद बताएं कि जो अमोनिया अमोनियम आयन आ गया, ये अगर रिवर्स करता है तो हाइड्रोजन अब डोनेट कौन करेगा, अमोनियम आयन ही करेगा डेफिनेटली, क्योंकि ये इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है, कंसनट्रेशन ज़्यादा है हाइड्रोजन की, और इसमें लेस कंसनट्रेशन है। तो एक्सेप्ट कौन करेगा, हाइड्रोक्सिल आयन एक्सेप्ट करेगा। तो अब जो डोनेट करेगा वो तो एसिड होता है, लेकिन क्योंकि ये पेयर में है तो इसको हमने क्या लिखना है जी, अब इसका नाम है जी कॉन्जुगेट। तो याद रखना है आपने कॉन्जुगेट। अब ये कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा ऑफ बेस। अब क्योंकि ये बेस से बना है, यानी अमोनिया अमोनिया गैस जो थी वो बेस थी, तो इससे बना है, तो इसे कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस है। तो याद रखना है आपने, बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनते हैं और एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनती है। तो हाइड्रोक्सिल आयन आपके पास क्या है, कॉन्जुगेट, तो सी भी लिख लेते हैं ऑफ एसिड। अब देखें कि प्रोडक्ट में जो है वो अभी हमने बात की कि इस इधर आपके पास जो है ब्रॉन्स्टेड बेस आ गई, ब्रॉन्स्टेड एसिड आ गया, और इसके पेयर में हमेशा यानी प्रोडक्ट में आपके पास हमेशा बेस का एसिड होता है और उसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। और एसिड की बेस होती है जिसे क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो हमने बात कर लीजिए बेसिकली एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। तो हम जी मज़ीद बातें करेंगे जी, मज़ीद एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो चलें जी। तो अब जी आपके पास अगर हम लिख लेते हैं, लेट्स से हाइड आपके पास जी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ लिख लेते हैं जी ACl लिख लेते हैं। तो इसका रिएक्शन क्या होगा जी, अभी देखते हैं हम। तो देखें जी कि आपके पास ये जो OH आयन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, उस पे नेगेटिव चार्ज। तो OH आयन जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये भी बात बड़ी अहम बात है जी कि मतलब इसके अंदर ना ये पूरा यानी पूरा जो है ये जो कंपाउंड है ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, लेकिन इसके अंदर पोटेशियम का कोई रोल नहीं है, बल्कि OH आयन एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन। तो जब ये एक्सेप्ट कर लेगा हाइड्रोजन तो फिर क्या बन जाएगा, 2H है, यानी वाटर बन जाएगा, सिंपल है। और आपके पास जी अब क्या आएगा जी, डेफिनेटली यानी पोटेशियम के साथ जी नेगेटिव आयन जुड़ना है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और इसके साथ नेगेटिव आयन यानी KCl जो है वो बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। अब पोटेशियम जो है क्लोराइड को एक्सेप्ट करेगा। अब देखें कि अगर इधर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इधर जो है बेसिकली, और इधर बात कर लें हाइड्रोजन जो है डोनेट किसने किया, तो क्लोरीन ने डोनेट किया हाइड्रोजन। तो HCl क्या आपके पास होगा जी, एसिड, यानी ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड। और जिसने एक्सेप्ट किया है आपके पास जो प्रोटॉन है, सॉरी हाइड्रोजन प्लस आयन कह रहा हूँ, नो वो तो बात ही जा रही नहीं इसमें, आप ये कह सकते हैं, लेकिन इधर हम स्पेसिफिक बात करें प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। तो प्रोटॉन जो है वो बेसिकली एक्सेप्ट किसने किया, हाइड्रोक्सिल आयन ने। तो हाइड्रोक्सिल आयन ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, इस वजह से ये क्या है, एक्सेप्टर क्या है जी, बेस है। क्या ये KOH बेस है, नहीं, OH बेस है, हाइड्रोक्सिल आयन बेस है, क्योंकि ये एक पूरा कंपाउंड है तो हम पूरे कंपाउंड को कह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक स्पेसिफिक हाइड्रोक्सिल आयन की बात है, क्योंकि उसने ये ब्रॉन्स्टेड लोरी
जो है बेस है जी, ये आपने याद रखना है। अब ये भी बात करते हैं कि के क्या है, तो इस तरह आगे बात करते हैं। तो चलें जी, अब आपके पास जी देखें कि अब अगर हम बात करते हैं जी कि इधर आपके पास अब देखें कि अगर रिवर्स होता है रिएक्शन, ठीक है, तो वाटर जो है ये अपना हाइड्रोजन दोबारा लॉस कर देगा, डोनेट कर देगा, ठीक है। तो क्योंकि ये डोनेट करेगा, तो इस वजह से ये वाटर इधर क्या है आपके पास एसिड है, लेकिन इसे क्या लिखेंगे जी, कंजुगेट एसिड लिखेंगे। और इधर एक्सेप्ट कौन करेगा, तो पोटेशियम नहीं एक्सेप्ट करेगा बल्कि क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा और वापस HCl बना देगा। तो पोटेशियम इसके अंदर भी इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन क्लोरीन का रोल है जी, ये एक्सेप्ट करेगी। तो क्लोरीन आयन याद रखना है आपने, तो ये क्या कहलाएगी जी, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है जी। तो कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस एंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड, तो इसमें एसिड था जो इसने क्या बनाई जी, बेस बनाई, कॉन्जुगेट बेस बनाई। तो पोटेशियम को अलग ही रखना है आपने। और इसी तरह इधर जो बेस थी हाइड्रोक्सिल आयन, इसने क्या बनाई, कॉन्जुगेट एसिड यानी वाटर बनाया। तो इस तरह ये पेयर में होती है जी, ठीक है। तो अब देखें जी, हमने बात कही थी कि हम ये भी बात करेंगे कि के क्या है। तो के ना ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है ना ही डोनेट कर रहा है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, स्पेक्टेटर कहते हैं। तो याद रखना है, ऐसा आयन जो ना ही प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे और ना ही डोनेट करे, तो वो क्या कहलाता है जी, आपके पास स्पेक्टेटर। तो के आपके पास स्पेक्टेटर है इसमें भी, और यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी। अब आपने एक और बात नोट की है कि ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी के मुताबिक आपको एक बेस चाहिए और एक एसिड चाहिए, ताकि डिफाइन हो सके कि इनकी नेचर डिफाइन हो सके, ये एसिड का ही है। अब सिंगल आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, पेयर में हमेशा ये रिएक्शन होगा और आपके पास कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड भी आएगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है, ये लिमिटेशन भी है इसकी ना थ्योरी की। तो आगे हम बात करते हैं, लेकिन आई थिंक आपको समझ आ गई जी। एक और मज़ीद रिएक्शन की बात करते हैं जी। तो आपके पास लेट से, अब आपने ये चीज़ देखनी है जी कि ये भी अहम बात है। तो चलें जी, आपके पास जी लेट से H2O है, वाटर है, और हम HCl या इसको ACl प्लस H2O। तो आपके पास जो बेसिकली प्रोडक्ट क्या आएगी, तो जो आपके पास है ना, मतलब ये आ जाएगा जी। तो देखें जी, वाटर फिर से हम देखते हैं जी। तो ये क्लोरीन जो है अपना H जो है डोनेट कर देगी, तो H जो प्रोटॉन है वो फिर वही बात है जी कि इन दो, मतलब ये जो डोनेट करके ऑक्सीजन जो इसका लोन पेयर है हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लेंगे, और इधर क्या बनेगा जी, इधर बनेगा आपके पास यहाँ हाइड्रोनियम आयन प्लस आयन है, और क्लोरीन जो नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो अब मुझे बताया कि हाइड्रोजन डोनेट किसने किया, हाइड्रोजन डोनेट किया ICl ने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने अपना जो है हाइड्रोजन डोनेट किया, और डोनेट एक्सेप्ट किसने किया, वाटर ने किया, ठीक है। तो इस चीज़ को देखना है। तो डोनेट करने वाला एसिड है, यानी ब्रोंस्टेड लोरी एसिड, और इसी तरह आपके पास जी देखें कि जो इसने एक्सेप्ट किया वो क्या है आपके पास, तो वाटर क्या है, एज ए बेस आ गई। फिर से अगर ये वापस होता है रिवर्स, तो हाइड्रोनियम आयन अपना लॉस करेगा, तो ये एसिड होगा बल्कि कॉन्जुगेट एसिड। और एक्वायर कौन करेगा, एक्सेप्ट कौन करेगा, क्लोरीन आयन एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या है, एक्सेप्टर क्या होता है जी, कॉन्जुगेट। इस केस में कॉन्जुगेट बेस है, वैसे बेस होती है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताएं कि बेसिकली इधर आ जाएं, तो इधर देखें, तो इधर मैंने वो रेज कर दिया था, चलें ये फिर से लिख लेते हैं जी। तो ये क्या थी आपके पास, बेस थी, और ये क्या था, वाटर एज ए एसिड एक्ट कर रहा था। तो इस जगह पे इस रिएक्शन में जब बेस साथ थी, तो वाटर क्या बन गया था जी, एसिड बन गया था, और जब एसिड साथ है तो वाटर क्या बन गया, एज ए बेस एक्ट करना शुरू हो गया। तो सेम सब्सटेंस अगर एक रिएक्शन के अंदर एज ए एसिड एक्ट कर रहा है और दूसरे रिएक्शन में वो एज ए बेस एक्ट कर रहा है, तो ये ऐसे जो सब्सटेंसेज होते हैं इनको क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक, याद रखना है जी आपने। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेज क्या होते हैं, जो एक रिएक्शन में जब उनके साथ बेस हो तो वो एसिड बन जाते हैं, और जब उनके साथ एसिड हो तो वो बेस के तौर पे एक्ट करते हैं। तो वाटर इज द एम्फोटेरिक सब्सटेंस, ठीक है जी। तो यही थी जी ब्रॉन्स्टेड लोरी आपके पास कॉन्सेप्ट थ्योरी। अब हम बात करेंगे जी इसकी लिमिटेशन की। तो इसके इसमें भी थोड़ी सी क्या हमारे पास लिमिटेशन थी, उन्हीं को हम बात करेंगे। तो आप देखें जी कि बेसिकली सबसे पहली जो लिमिटेशन है जी, इधर लिख लेते हैं लिमिटेशन। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये सिर्फ जी, तो जो प्रोटीक आपके पास सब्सटेंसेज होते हैं ना, उनके अंदर ही एप्लीकेबल है थ्योरी।
ये प्रोटिक के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं। प्रोटिक से क्या मुराद है, जिसमें प्रोटॉन होगा, और जिसमें प्रोटॉन नहीं है जिसमें, वो डेफिनेटली उसमें ये वाली हम नहीं बता सकते कि वो मैटर बेसिकली आपके पास बेसिक है या एसिडिक है। तो प्रोटिक सब्सटेंसेस के पीछे हमने एग्जांपल दी जिनके अंदर देखें जैसे H2SO4, KOH, NI3 और इस तरह के जिसमें प्रोटॉन होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ए प्रोटिक पे, ये एप्लीकेबल नहीं है ए प्रोटिक। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें प्रोटॉन नहीं होता वो ए प्रोटिक कहलाते हैं, तो उनके अंदर ये एप्लीकेबल नहीं है। जैसे आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड आपके पास हो गया, इसी तरह CCl4 हो गया जी, कार्बन टेट्राक्लोराइड आपके पास हो गया। इसी तरह बड़े सारे दूसरे सब्सटेंस हैं जिनके अंदर ये जो है, क्योंकि ये प्रोटीन है इसके अंदर प्रोटॉन नहीं है, तो हम ये नहीं बता सकते कि इनकी नेचर कैसी है। तो बेसिकली ये इसकी लिमिटेशन थी। और तीसरी बात वही जो हमने की है कि आपके पास जब भी एसिड और बेस जो है पेयर में होंगे तो फिर आप बता सकते हैं कि इसकी नेचर क्या है, अदरवाइज आप नहीं बता सकते। तो ये भी इसकी लिमिटेशन है कि सिंगल किसी भी जो है कंपाउंड को हम नहीं बता सकते कि ये एसिडिक है या ये बेसिक है। तो ये इसके मसले मसाइल थे जो ब्रॉन्स्टैड लोरी। इन्हीं मसलों को जो है सॉल्व करने के लिए फिर जी 1923 में ही एक दूसरे केमिस्ट थे जी जिन्होंने एक थ्योरी दी जी। तो सेम ईयर में आपके पास जी देखें एक अमेरिकन जो है वो थे जी केमिस्ट जिनका नाम था जी गिलबर्ट गिलबर्ट लेविस। 1923 में इन्होंने एक थ्योरी पेश की एसिड एंड बेस की। तो गिलबर्ट लेविस की जो है केमिस्ट्री के अंदर बड़ी सारी कंट्रीब्यूशन है जी। तो ये तो है ही है कंट्रीब्यूशन जिसकी अभी हम बात करने लगे हैं, थ्योरी एसिड बेस थ्योरी की। लेकिन आपको पता है जी कि जो कोवलेंट बॉन्ड को जो डिस्कवर किया था वो भी इन्होंने किया था। तो इन्होंने क्या कहा था जी कि बेसिकली एसिड और बेस क्या होते हैं। तो इन्होंने कहा था जी कि बेसिकली आपके पास, तो इनके मुताबिक जी देखें कि आपके पास एसिड वो सारे मटेरियल होते हैं जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो इधर लिख लेते हैं जी एसिड्स कौन सी चीज़ें हैं जी, वो सारी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती हैं। अब देखें जी कि वो जो आपके पास जी देखें कि जो ब्रॉन्स्टेड लोरी है उसने कहा था जी कि जो आपके पास प्रोटॉन जो डोनेट करते हैं जी, ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा था इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड्स हैं। और इसी तरह इसने कहा था जी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो बेसिस हैं। तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती हैं वो बेसिस है, वो था आपके पास ब्रॉन्स्टेड। इसके मुताबिक बेसिस क्या थी जी आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट जो करती हैं जी, डोनर जो होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक ये थी। अब देखें जी कि उनके जो मसले मसाइल थे वो इस थ्योरी के में जो है वो सॉल्व हुए। तो बिल्कुल ऐसा था, इसकी थ्योरी एक बहुत ब्रॉडर एक थ्योरी थी जिसमें बड़े सारे जो मटेरियल है जी वो मतलब पता चला कि ये एसिडिक है, उनकी नेचर का पता चला। और एक ब्रॉड मटेरियल्स पे ये हम अप्लाई कर सकते थे। तो इस वजह से ये मोस्ट एप्लीकेबल जो थ्योरी है जी वो बनाई। अब देखें क्या मैं बात कर रहा हूँ इस तरह कि उधर मसला था जी आपके पास बोरोन ट्राइफॉस्फेट, तो इस ये क्लियर नहीं था हो रहा। और एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये क्लियर नहीं था हो रहा कि ये बेसिकली आपके पास एक एसिड है या बेस है। तो इस थ्योरी में वो क्लियर हुआ जी। लेट से आपके पास जी हम बात करते हैं जी बोरोन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है जी, तीन जो आपके पास जी फ्लोराइड के आयन होते हैं जी, फ्लोरीन के आयन होते हैं जो इसके साथ जुड़े होते हैं। और अगर हम एक और स्ट्रक्चर जी अमोनिया गैस की बात कर लें तो इस तरह तीन हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े होते हैं। इस जगह पे जो है जी आपके जी लोन पेयर होते हैं अमोनिया गैस के। और जब इनको रिएक्ट करवाया गया तो बोरोन का जो शेल था, एम्प्टी शेल था, उसमें क्योंकि स्पेस है थी मज़ीद वैकेंट था, तो उसमें इसने क्या किया जी इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया। और जो आपके पास अमोनिया गैस है इसने अपने दो जो लोन पेयर हैं वो बोरोन ट्राई फास्फेट को यानी क्या कर दिया, डोनेट कर दिए।
तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है बोरोन ट्राइफॉस्फेट ने एक्सेप्ट किया था। और डोनेट किसने किया था जी? तो डोनर कौन हुआ जी? अमोनिया गैस। ठीक है, अब यही तो डेफिनेशन में था कि जो लोन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्टर है वो बेसिकली एसिड है। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक आपके पास जी बोरोन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या मतलब प्रूव हुई जी? ये एसिड। और अमोनिया तो पहले भी उनकी डेफिनेशन में भी, यानी आपके पास जी ब्रॉन्स्टाइल लोरी डेफिनेशन में भी ये एक बेस ही, तो इसमें भी आपके पास ये बेस ही रही। हाँ, देखें कि ये आपके पास क्या उसने कहा जी, कि एक आपके पास जो प्रोडक्ट है इसकी, इसको उसने क्या कहा जी? एडक्ट कहा। ठीक है जी, तो आपके पास इस तरह ये जो मसले मसाइल थे जी और उसमें ब्रॉन्स्टाइल लोरी में, वो भी सॉल्व हो गए। और ये बहुत एक बहुत बड़ी ब्रॉडर जो आपके पास एलिमेंट्स हैं या आपके पास जो सब्सटेंस है उन पे ये अप्लाई होती थी, एप्लीकेबल थी। अब आपको पता है जी कि जिस पे भी प्लस चार्ज होता है, जैसे एलुमिनियम 3 प्लस चार्ज है, इसी तरह सोडियम +1 चार्ज है, और इसी तरह जी पोटेशियम +1 चार्ज है, मैग्नीशियम +2 चार्ज है। तो ये सारे आपके पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इस वजह से इस जो लेविस थ्योरी के मुताबिक ये सारे एसिडिक इन नेचर थे। और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज आपके पास, ऑक्सीजन -2 चार्ज, इसी तरह फ्लोराइड नेगेटिव चार्ज, और आपके पास आयोडीन नेगेटिव। ये सारे क्योंकि आपके जी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले हैं, इस वजह से डोनर क्या है जी? आपके बेसिस हैं। तो इनकी क्या नेचर होगी जी? आपके पास लेविस के मुताबिक ये आपके पास जी बेसिक इन नेचर होगी। तो इस तरह आपके पास बड़े सारे जो मटेरियल है जी वो इस डेफिनेशन में पूरे उतरे, और उनको हम आप डिफाइन कर सकते थे कि वो एसिड है और ये और यहाँ बेस है। इस वजह से ये मोस्ट ब्रॉडर थ्योरी है जी एसिड और बेस की। तो हमने 3 थ्योरीज की बात की और डिफाइन किया कि बेसिकली एसिड्स और बेस क्या होते हैं, इनको समझने की कोशिश की। अब इन्हीं के मुताबिक हम जो है ना एसिड्स और बेस की ना क्या कर सकते हैं जी? प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। तो आपके पास जी देखें कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ जो है दो किस्म की होती हैं। तो पहले हम बात करेंगे जी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहले हम जी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जी बेसिकली, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले जी तो ये क्या है जी? आपके पास सौर होते हैं। सौर से क्या मुराद है? बेसिकली सौर से मुराद है कि जैसे तुर्श जायका खट्टे होते हैं ये। तो उसकी वजह क्या है? ये सौर क्यों होते हैं जी? मतलब वजह तो डेफिनेटली हाइड्रोजन की, वो तो पीछे हमने बात कर ली है, लेकिन इसका जो एसिड जो वर्ड है ना वो भी ACR एसर से ही निकला है, जिसका मतलब तुर्श होता है, और लैटिन में एसर को तुर्श कहते हैं, और इधर से ही नाम जो है एसिड इंग्लिश में इसका पड़ा है। तो यानी एक इसकी प्रॉपर्टी ये है कि टेस्ट में ये क्या होती हैं जी? सौर होती हैं। एसिड्स सौर होते हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं जी बेसिस की, तो बेसिस हमारे पास जी बिटर होती हैं, कड़वी होती हैं। ठीक है, बिटर इन टेस्ट होती हैं। और वैसे अगर हम बात करें तो ये स्लिपरी इन नेचर भी होती हैं। स्लिपरी, चलें जी स्लिपरी, यानी स्लिपरी से क्या मुराद है? आप देखते हैं कि घर में जो आपके साबुन है वो स्लिपरी होता है। उसकी वजह क्या है? वो भी बेस से मिलकर बना होता है जी, बेसिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी की बात हमने की। अब अगर दूसरी बात करते हैं, तो ये क्या है जी? आपके पास मतलब एसिड की बात करें तो ये आपके पास जी देखें कि गुड कंडक्टर्स होते हैं, बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं। अब आपको याद हो जी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन भी फ्लो, और देखिए चार्जेस का फ्लो है बेसिकली, अगर हम ऐसे ही करें तो क्योंकि एसिड्स जो है वाटर के अंदर जो है आयोनाइज हो जाते हैं आसानी से, तो उन पे यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में अलग अलग हो जाते हैं, तो वो आसानी से फ्लो भी कर सकते हैं ना। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को ये क्या करते हैं? कंडक्ट करवाते हैं। और अगर ये और स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ना, ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड ही जो है वो कम्प्लीटली क्या होते हैं? यानी डिज़ोल्व होते हैं, और प्लस और नेगेटिव आयन में चेंज हो जाते हैं। जो वीक एसिड्स होते हैं वो इस तरह नहीं होते। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड गुड कंडक्टर होते हैं, वीक एसिड नहीं होते। और इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेसिस ही गुड कंडक्टर, क्योंकि वो भी पूरी तरह आयोनाइज हो जाती है। तो इस वजह से बेसिस भी क्या होती है? गुड
कंडक्टर्स होती हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। तो इसी तरह अगर हम बात कर रहे हैं तो एसिड जो है वो करोसिव होती हैं। करोसिव से क्या मुराद है, यानी देखें कि हार्मफुल होती हैं, डैमेज करती हैं। तो अब ये भी एक बात है जी कि एसिड्स भी दो किस्म के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो है वो इतनी ज़्यादा करोसिव नहीं होती, लेकिन इनऑर्गेनिक जो है, जो मिनरल से आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं, डिफरेंट केमिकल से बनाए जाते हैं, वो करोसिव होते हैं। अब आपको पता है जी कि देखें कि मिनरल एसिड जैसे H2SO4, ये बेसिकली खतरनाक है जी, करोसिव है। इसी तरह नाइट्रिक एसिड जो HNO3, ठीक है। और इस तरह के जो एसिड है ना, ये बेसिकली, अब एसिटिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ये आपके खानों में भी पाए जाते हैं। यानी लैक्टिक एसिड जो है वो दूध के अंदर पाया जाता है, मैलिक सेब के अंदर पाया जाता है। ये जो है ये आपके पास इतने ज़्यादा करोसिव नहीं होते, ये ऑर्गेनिक होते हैं इस वजह से। तो इसको भी आपने याद रखना है। इसी तरह बेसिक की बात की, ये क्या है आपके पास जी, नॉन करोसिव है, नॉन करोसिव इन नेचर होती है। अब इंडिकेटर होता है, आपको पता है एक ना, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर आपको एसिड के अंदर डिफरेंट बिहेव करता है और बेसिस के अंदर डिफरेंट बिहेव करता है, जिससे पता चल जाता है कि ये जो सब्सटेंस है ये एसिडिक है या बेसिक है। तो अब एसिड के अंदर ये कैसा बिहेव करता है जी, एसिड के अंदर जो है ना लिटमस पेपर, वो कैसा हो जाता है जी, रेड हो जाता है। तो लिटमस पेपर रेड हो जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं जी आपका बेसिस के अंदर, तो बेसिक के अंदर आपका लिटमस पेपर जो है ना वो क्या हो जाता है जी, ब्लू हो जाता है। ठीक है। तो ये भी आपने एक चीज़ याद रखनी है। पी स्केल भी एक ना, मतलब एक आगे हमने तफसील से बात करनी है, तो पी स्केल भी पावर ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है। तो वो भी आपको बताता है कि बेसिकली अगर सब्सटेंस एसिडिक है और वो कितना एसिडिक है वो भी बताता है पी स्केल। लिटमस पेपर तो सिर्फ ये बताता है ना कि एसिड है या बेसिक है, लेकिन आपके पास पी स्केल आपको उसकी शिद्दत भी बताता है कि कितना शदीद एसिडिक है या कितना। वो डिफरेंट नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स कितने होते हैं याद रखना है आपने। तो उसका एक यानी रैंकिंग होती है जी आपको 0 से लेके 14 तक। और ये किधर से आया वो हमने पूरी तफसील से बात करनी है। तो 6 तक जो है ना वो एसिड होते हैं, आगे 8 से ना 14 तक जो है बेसिक होते हैं। इधर लिख लेते हैं जी एसिड। तो सॉरी उधर चलें जी, अब हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो पी स्केल होता है ना वो 0 से लेके 14 तक होता है। इधर भी नहीं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जी, 0 से लेके 14 तक होता है, 0 से 6 तक, और फिर 8 से 14 तक। तो ये क्या है जी आपके पास एसिडिक है, और ये क्या है आपके पास बेसिक है। अब ये 7 क्या है जी, दरम्यान में ये न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक ना बेसिक। तो इस तरह हम डिफ़ाइन करते हैं पी स्केल में कि आपके पास जो चीज़ है वो एसिडिक है, और वो कितनी एसिडिक है, और बेसिक है तो वो कितनी बेसिक है, या कि वो न्यूट्रल है। तो अब यही बात है जी, हमने अगर इनकी बात करें तो फिजिकल आपकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, तो एसिड जो है पी स्केल उनका 0 से लेके 6 तक होता है। और इसी तरह आपके पास जो बेसिस हैं उनका 8 से लेके 14 तक जो उनका नंबर होता है, सही है जी, पी स्केल होता है। तो अब हम बात करें, तो हमारे पास जी देखें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हमने बात की। अब हम शुरू करते हैं जी, देखें कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं जी। पहले हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ, आप जी एसिड की बात करते हैं। तो चलें जी, फर्स्ट पे आ जाएगा जी, हम बात करेंगे जी, तो एसिड्स और मेटल्स का रिएक्शन। तो आपने याद रखना है जी, आपके पास जब भी एसिड्स और मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करती हैं, अगर जो प्रोडक्ट आएगी वो हमेशा याद रखना है आपके पास एक साल्ट आएगा, ठीक है। और इसी तरह आपके पास हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। तो यही इसकी प्रोडक्ट होंगी जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी। तो चलें जी स्पेसिफिक कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो लेट्स से आपके पास जी हम बात करते हैं H2SO4 की बात कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है बेसिकली। और आपके पास जिंक मेटल की बात कर लेते हैं। रिएक्शन में आपके पास क्या आएगा जी, देखें कि जिंक सल्फेट जो है वो आपके पास आ जाएगा जी साल्ट, और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी जी, ठीक है। इसी तरह ACl प्लस हम मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। तो साल्ट कौन सा आएगा जी, मैग्नीशियम।
अब देखें जी मैग्नीशियम Cl2 क्यों लिखा है, तो ये हमने बड़ी दफ़ा बात की है। तो जो मैग्नीशियम आयन है उस पे +2 चार्ज होता है और क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। तो एक कंपाउंड के अंदर ये जो है सबस्क्रिप्ट इधर आ जाएगा और ये जो है ये इधर आ जाएगा, तो इस वजह से ये इस तरह MgCl2 है जी आपके पास, ठीक है। ये एक साल्ट है जी। तो जब भी कोई आपके पास मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करेगा तो हमेशा एक साल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवाल्व होगी, तो इसमें भी आपके पास ये हाइड्रोजन गैस जो है वो इवाल्व होगी, ठीक है। इसी तरह जी नाइट्रिक एसिड, और हम बात करते हैं जी चलें जी एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आएगा जी, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, और इसी तरह आपके पास जी हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या हो जाएगी जी, इवॉल्व हो जाएगी। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन पर क्लोराइड की बात कर लेते हैं जी, चलें जी AClO4 हाइड्रोजन पर क्लोराइड, तो ये भी क्लोरीन का ही बेसिकली एसिड है। तो देखते हैं जी आप इसमें आपके पास जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगी, सॉरी मेटल हमने लिखी कोई नहीं, तो चलें जी इसके साथ लिख लेते हैं जी सोडियम, लिख लेते हैं सोडियम मेटल। रिएक्शन में आपके पास क्या आएगा जी, रिएक्शन में आपके पास आएगा जी NaCl सोडियम क्लोराइड है जी, यही आपके पास नमक है जी, और हाइड्रोजन गैस जो है वो आपके पास, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है, या नहीं सॉरी जी इसमें हमारा एक गलती हुई है जी, NaClO4, ठीक है जी, ये आपके पास सोडियम पर क्लोराइड, तो ये आपके पास सॉरी जी जो साल्ट आएगा, और साथ ही साथ आपके पास H2O गैस, यानी H2 गैस जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो इवाल्व होगी, ठीक है। तो ये आपके पास साल्ट आएगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है एसिड और मेटल हमेशा एक साल्ट और आपके पास हाइड्रोजन गैस जो है वो देती है। अब इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं जी, अब हम बात करेंगे जी एसिड, एसिड्स एंड चलें जी मेटल ऑक्साइड की बात करते हैं। तो जब भी आपके पास एसिड्स और मेटल ऑक्साइड मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो आपके पास जी एक सॉल्ट, और इसमें जी आपके पास वाटर बनेगा ऑक्साइड, ऑक्सीजन के होने की वजह से। चलें जी अभी हम मेटल ऑक्साइड की कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जी। तो आपके पास कॉपर ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। तो आपके पास जी कॉपर सल्फेट आ जाएगा, और साथ ही साथ आपके जी सॉरी वाटर यानी H2O, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जी मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा आपके पास, और वाटर। तो इसकी प्रोडक्ट आपके पास आएगी जी, तो ये आपके पास जी साल्ट बनेगा एल्यूमिनियम नाइट्रेट, और इसी तरह आपके पास जी H2O यानी वाटर बन जाएगा। तो ये इसकी प्रोडक्ट है जी। दूसरी हमने बात की एसिड्स और मेटल ऑक्साइड की। अब हम बात करेंगे जी, चलें जी ऐसा करते हैं जी, हम बात कर लेते हैं जी एसिड्स और बेस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की बात कर रहे हैं, और बेस में भी फिर हम अगर ऐसा कर लेंगे तो बेस और एसिड दोनों एक ही बातें हैं जी, एसिड्स और बेस, या बेस और एसिड, बेस में भी ये वाले जो है रिएक्शन हो सकते हैं, उसमें भी आ सकते हैं जी। तो चलें जी बात करते हैं थर्ड वन। तो थर्ड वन है आपके पास जी, हमने एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड और बेस हमेशा मिलके न्यूट्रल होके साल्ट बनाते हैं। तो इसमें फिर से आपके पास जी साल्ट आएगा प्रोडक्ट में, और वाटर आएगा। एग्जाम्पल में बात करें तो आपके पास
ACl प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और आपके पास क्या आएगा जी KCl। उसकी बात क्या है जी, देखिए प्लस 1 चार्ज क्लोरीन पे -1, तो ये दोनों आपस में मिलके पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं। डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है जी, पीछे भी जो हमने बात की उसमें डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन थी, तो क्योंकि हमने डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन की एक डिटेल में बात की हुई है, तो क्लोरीन जो है पॉजिटिव के साथ मिलेगी और आपके पास हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर वाटर बनाएंगे। तो इन रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, जिसमें आपके पास इस तरह की कोई चीज़ आ जाए A B + C D, और ए क्योंकि पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलके यानी ए डी बना देगा और सी बी बना देगा। सी पहले, और ये भी असूल है, ये भी रूल है कि पॉजिटिव को हमेशा पहले लिखा जाता है और नेगेटिव को बाद में लिखा जाता है। ये एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ये उसी की एक टाइप है जी। तो इधर हम बात कर रहे थे KCl बन जाएगी, ठीक है, KCl पोटेशियम क्लोराइड, और दूसरा जी आपके पास जी वाटर बन जाएगा, ठीक है। मज़ीद हम बात करते हैं तो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये मिलके आपके पास जी सोडियम सल्फेट NaSO4, तो इधर आपको 2 लगाना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है, सल्फेट आयन होता है, एक पोलियोटामिक आयन होता है जिस पे -2 चार्ज होता है, सबस्क्रिप्ट में 2 लिखना पड़ेगा, जबकि सोडियम पे +1 चार्ज होता है, तो वो सबस्क्रिप्ट में 1 लिख दें, 1 लिखें या ना लिखें, एक ही उसका मतलब है। तो ये आपको सोडियम सल्फेट आयन जो है ये बन जाएगा और साथ आपके जी वाटर आ जाएगा जी। तो ये आपके पास जी रिएक्शन होगा एसिड और बेस, इसे कहते हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए, अभी हमने बात की एसिड और बेस मिलके क्या बनेंगे, अब हम बात करते हैं जी एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ठीक है, दोनों की बात इकट्ठी कर लेते हैं। तो फोर्थ वन है आपके पास एसिड्स प्लस कार्बोनेट, और कार्बोनेट का डायरेक्टली फार्मूला अगर लिख दें तो CO3 -2, या CO3 बाइकार्बोनेट की सॉरी बात करें HCO3 -1, तो आपके पास क्या चीज़ आएगी जी, तो चाहे वो कार्बोनेट हो और चाहे वो बाइकार्बोनेट, तो आपने याद रखना है आपके पास जी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर आएगी, तो एक साल्ट आ जाएगा और एक के साथ आपके जी अभी हमने बात की है जी कि क्या आएगा जी कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व होती है और साथ ही साथ आपके पास जी वाटर जो है वो आ जाएगा। तो देखते हैं जी स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं जी आपके पास ACl, तो ये कार्बोनेट से मुराद है मेटल कार्बोनेट, तो कार्बोनेट आयन तो नहीं वैसे आता ना, तो इधर हम ये भी लिख लेते हैं जी मेटल मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बन या बाइकार्बोनेट। तो इसमें हम ले लेंगे कॉपर कार्बोनेट ले लेते हैं, तो रिएक्शन में आपके पास आ जाएगा जी। अब फिर से देखें डबल रिप्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन है जी, नेगेटिव आयन है और ये पॉजिटिव वन है, इसी तरह ये आपके पास सॉरी जी +2 और ये -2, ठीक है। तो इस तरह कोई बात है जी, तो अब पॉजिटिव CuCl हो जाएगा, कॉपर क्लोराइड हो जाएगा, क्योंकि क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज 1 था तो इधर इधर 1 आ गया, और इस पर 2 था तो इधर क्या जी आपने 2 लिखना है। इसी तरह आपके पास जी यानी फिर से वही बात है जी कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और H2 साथ में, ये दो प्रोडक्ट। तो एक साल्ट साल्ट कौन सा बना है, कॉपर क्लोराइड बना है, और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई है और साथ में वाटर बना है। और इसी तरह हम अगर बात कर लेते हैं जी लेट से बाइकार्बोनेट की बात कर लेते हैं, तो H2SO4 के साथ बात कर लेते हैं प्लस, चले जी एल्यूमिनियम और बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन आएगा CO3, तो अब एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, हाइड्रोजन यानी कार्बोनेट पे बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है और बाइकार्बोनेट भी, आपकी मर्जी है जी। इस पे कौन सा चार्ज था जी -1, तो एल्यूमिनियम के साथ 1 आ जाएगा और बाइकार्बोनेट के साथ आपने क्या लगाना है फिर 3 लगाना है, इस तरह फिर ये जो है मॉलिक्यूल का फार्मूला बनेगा जी। तो चलिए देखते हैं जी, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगी जी, तो एल्यूमिनियम सल्फेट आएगा, साल्ट आपके पास एल्यूमिनियम पे 3 होता है और सल्फेट पे 2 होता है, तो इस वजह से इधर 2 हो रहा है, तो 3, और साथ ही साथ आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोडक्ट में आ जाएंगे, सॉरी H2O।
ठीक है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे। तो हमने देखा जी कि एसिड्स और मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट कौन से प्रोडक्ट देते हैं, साल्ट देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और वाटर देते हैं। चलिए जी, अभी हमने मेटल बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट की बात की। अब हम ऐसा करते हैं, 5वें नंबर पे हम लिख लेते हैं जी एसिड्स, और साथ ही साथ हम जी चले जी सल्फाइड और मेटल सल्फाइड की बात करें, यानी मेटल सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों की बात कर लेते हैं। इसका फार्मूला लिख लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड मेटल सल्फाइड या मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड। तो बेसिकली कैसा है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड को मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड को अलग ही कर लेते हैं, ताकि इनकी प्रोडक्ट बेसिकली चेंज होती है, तो फिर इस वजह से इधर प्रॉब्लम बनेगी। तो मेटल सल्फाइड की पहले हम बात करते हैं। तो बेसिकली आपके पास जी जब भी एसिड्स और मेटल सल्फाइड जो है वो मिलते हैं, तो आपके पास फिर से एक क्या आएगा जी, साल्ट आएगा, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो इवॉल्व होगी इसमें। याद रखिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड एक यानी रोटन एग की तरह की स्मेल होती है। तो ये आपको जो है बेसिकली हो जाएगा, यानी जब ये गैस निकलेगी तो आपको पता चल जाएगा इसका, क्योंकि इसकी एक बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। तो चलिए स्पेसिफिक रिएक्शन की बात करते हैं, या चलो इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाए। तो एसिडिक लिखते हैं स्ट्रॉन्ग, और मेटल सल्फाइड की बात कर लेते हैं। चले जी, इधर टू आता था जी, सॉरी जी। तो मेटल सल्फाइड, तो आपके पास रिएक्शन में हमने बोला जी, तो आयरन पे +2, अच्छा आयरन +2 चार्ज भी होता है और +3 भी चार्ज होता है, इस केस में +2 है। तो इस ये आयरन जो है FeSO4 बन जाएगा जी। ये साल्ट आ गया जी आपके पास, आयरन सल्फेट, और साथ ही साथ आपके पास जी H2S, यानी हाइड्रोजन सल्फेट जो गैस है जी वो आपकी इवाल्व हो जाएगी इसमें। ठीक है, इसी तरह ACl की बात कर लेते हैं, और साथ जी कॉपर सल्फेट की बात कर लेते हैं। तो फिर आपके पास कॉपर क्लोराइड जो है जी वो बेसिकली आ जाएगा, और साथ ही साथ जी हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है जी वो आपकी इवाल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास जी तो आपके पास एल्यूमिनियम नाइट्रेट जो है, और साथ ही साथ आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है जी वो इवाल्व हो जाएगी। तो याद रखना है आपने, मेटल सल्फाइड जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो देती है। और छठे नंबर पे हम जी बात कर लेते हैं एसिड्स और मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोसल्फाइड जो है वो बेसिकली आपके पास प्रोडक्ट में क्या देगा जी, डेफिनेटली एक साल्ट देगा, और ये भी आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है जी वो देगा।
तो लेट्स से आपके पास जी तो आपके पास साल्ट आएगा जी NaCl और हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है जी वो इवॉल्व होगी इसी तरह। तो आपके पास जी देखें कि कॉपर सल्फेट और साथ ही जी हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है जी वो इवॉल्व होगी। तो ये था जी एसिड और मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड की हमने बात की। और 7वें नंबर पे हम बात करते हैं जी सल्फेट आयन की बात करते हैं। तो इसमें क्या आएगा जी? तो याद रखना है आपने एसिड्स और सल्फेट आयन जो है ये कोई रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि सल्फेट आयन जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड से बनता है। तो इस वजह से ये हमारे पास इसके एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। 8th पे बात करते हैं जी एसिड सल्फाइड, मेटल सल्फाइड, ठीक है। यानी ये सारे ना मेटल के साथ इधर भी मेटल लिख लेते हैं, तो मेटल सल्फाइड, तो मेटल सल्फाइड और इसी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जब भी आपके पास एसिड और मेटल सल्फाइड यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो बेसिकली आपस में रिएक्ट करते हैं, तो आपके पास जी याद रखिएगा हमेशा आपके पास क्या प्रोडक्ट आएगी जी, एक साल्ट आएगा और साथ ही आपको सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी डाइऑक्साइड लिख दिया, डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और इसे सल्फाइड, सल्फेट जो है वो करता ही नहीं है, ठीक है। सल्फाइड यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, और साथ ही साथ आपके पास जी H2O यानी वाटर जो है वो बनता है। स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं जी आपके पास ACl, मेटल सल्फाइड के ले लेते हैं जी कॉपर, कॉपर सल्फाइड, और आपके पास जी रिएक्शन में क्या बनेगा, तो साल्ट कौन सा बनेगा जी, कॉपर क्लोराइड बनेगा, कॉपर क्लोराइड। और इसी तरह आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में वाटर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप H2SO4 की बात कर लें और साथ ही नेगेटिव 2 चार्ज है तो कॉप सॉरी -1 चार्ज, अब हाइड्रोजन सल्फेट पे -1 चार्ज होता है, तो इधर हमने 2 लगाया हुआ है, तो ये भी हम सही कर लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फेट पे तो -1 रह जाएगा, सही है जी। तो फिर आपको इधर जी 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि कॉपर पे +2 चार्ज होता है, इस पे 1 है, 1 इधर लगा दो कॉपर के सबस्क्रिप्ट में, और कॉपर का जो 2 है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के जो सबस्क्रिप्ट में लगा दो, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है तो ब्रैकेट करना ज़रूरी है आपका, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, फिर से एक साल्ट आ जाएगा जी, तो कॉपर सल्फेट आ जाएगा जी, और इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड और साथ ही आपके पास वाटर आ जाएगा। तो ये इसकी प्रोडक्ट होगी जी, सही है। चलिए आगे बात करते हैं जी हम। अभी हमने बात की जी मेटल सल्फाइड की बात की, बाईसल्फाइड की भी बात कर ली, हाइड्रोजन सल्फाइड जिसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे जी केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसिस की बात करते हैं। ये एसिड के केमिकल रिएक्शन से केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। अब बेसिस की बात करते हैं जी, चलें जी। तो देखें जी, सबसे पहले हम बात करेंगे बेस और एसिडिक जो रिएक्शन है। तो पीछे हमने ये बात की एसिड और बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसमें भी वही होगा, चाहे बेस को पहले रख लें जी, तो बात एक ही है, तो इसलिए हम आगे चलते हैं और बेस और अमोनियम साल्ट की बात करते हैं जी। तो लेट्स से आपके पास फर्स्ट है जी बेस और अमोनियम
साल्ट जो है, अमोनियम साल्ट, ठीक है। अब अमोनियम आयन जो है वो किसी भी के साथ मिलके क्या बनाएगा जी, साल्ट बनाएगा। तो अमोनियम साल्ट की ही बात हम कर रहे हैं जी। तो आपके पास जो है बेसिकली रिएक्शन में आएगा जी, देखें कि सबसे पहली बात है जी, एक साल्ट आएगा और एक आपके पास जी देखिए NH3, यानी आपके पास अमोनिया गैस जो है वो बनेगी और साथ ही H2O यानी वाटर बनेगा। तो ये इसकी प्रोडक्ट होगी जी। स्पेसिफिक एग्जांपल की बात करते हैं जी, चलें जी। तो अमोनियम साल्ट एक ले लेते हैं जी, तो इधर अभी लिख लेते हैं जी अमोनियम साल्ट, चले NiO4Cl, क्लोरीन के साथ इसका जो साल्ट है जी। तो अमोनियम आयन होता है ना NH4+1 और क्लोरीन पे -1। तो इस तरह ये मिलके साल्ट बनाया इसने जी, अमोनियम क्लोराइड। और एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं जी, NaOH ले लेते हैं। तो साल्ट क्या आएगा जी आपके पास, साल्ट आएगा जी, क्योंकि सोडियम और क्लोराइड है जी, आपको सोडियम में +1 चार्ज है, क्लोरीन -1 है इधर, और ये +1, ये डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन से आपके पास NaCl साल्ट बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट है, घर में भी यूज़ होता है। तो इसी तरह आपके पास जी NH3 अमोनिया गैस आएगी और साथ ही जी आपके पास वाटर भी आएगा, सही है। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं जी, +1 चार्ज है तो चलें कॉपर के साथ बना लें, कॉपर के साथ, ठीक है। तो कॉपर के साथ क्योंकि इसका रिएक्शन है तो आपको जी इधर 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक नंबर ऑफ आइटम्स है तो इनको आपको ब्रैकेट करना पड़ेगा। ये अमोनियम कॉपर बन गया यार, सॉरी यार, देखें कि इसमें ये गलती है जी, हमने कॉपर तो प्लस चार्ज होता है, ठीक है। चलें हम ऐसा करते हैं जी कि फ्लोराइड कर लेते हैं। तो आपके पास जी देखें कि रिएक्शन में आपके पास आ जाएगा जी, पोटेशियम फ्लोराइड आ जाएगा, KF प्लस NH3 प्लस वाटर, ठीक है जी। अमोनियम साल्ट जो है वो बेसिकली बेस के साथ मिलके एक साल्ट, एक अमोनियम गैस और एक वाटर का जो है वो प्रोडक्ट में देंगे। आगे हम बात करते हैं जी, तो ये बेस की हम बात करें तो बेस के पहले रिएक्शन की बात की। अब हम बात करेंगे जी बेस का हैवी मेटल के साथ, मेटल के साल्ट के साथ, ठीक है, मेटल्स के साल्ट के साथ। चलें जी, तो इधर लिख लेते हैं जी, सेकंड सेकंड में आपके पास बेस और हैवी मेटल्स की बात हो रही है जी, हैवी मेटल्स। अब हैवी मेटल्स में आपको पता है जी कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर वगैरह आ जाते हैं जी। कॉपर सॉरी इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है जी। तो चले जी हैवी मेटल्स आपके पास साल्ट्स। तो आपने याद रखना है जी कि ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है जिसमें इधर जो साल्ट होएगा वो बेसिकली आपके पास इनसोल्यूबल होगा और उसके क्या बनेंगे जी, प्रेसिपिटेशंस बनेंगे, यानी प्रेसिपिटेट बनेंगे, ठीक है, साल्ट के। अच्छा जी देखें, साल्ट के प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, तो वैसे भी इधर प्रेसिपिटेट लिखते भी नहीं है। जो सॉलिड स्टेट में आएंगे जी वो बेसिकली उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो चले जी एक साल्ट बनेगा, ठीक है, तो ये हमने बात की। और साथ ही साथ आपके जी अभी हमने बात की है, तो एक साल्ट बनेगा और एक आपके पास जी PPTs बनेंगे, ठीक है, जो कि क्या होंगे। तो देखते हैं जी कोई स्पेसिफिक, यानी इसमें हम देखते हैं। तो आपके पास अगर हम लेट्स से पहले हम बात करेंगे जी, देखें आयरन टू हाइड्रोक्साइड। तो अगर आपके पास आयरन टू है तो इसमें टू वैलेंसी वाली आयरन यूज़ होगी जी, तो हम देख लेते हैं जी। तो आपके पास आयरन का साल्ट FeSO4 ले लेते हैं जी, आयरन सल्फेट ले लेते हैं, और साथ ही साथ आपके पास जी एक जी बेस ले लेते हैं, ठीक है, तो NaOH ले लेते हैं। तो आपके पास जी डेफिनेटली फिर एक साल्ट बनेगा जी। इसमें साल्ट क्या होगा जी, सोडियम सल्फेट जो है साल्ट बनेगा। और इसी तरह आपके पास मतलब PPTs क्या बनेंगे जी आपके पास, देखें जी Fe आयरन +2 और ये -2 था, इसी तरह +1 और -1 था।
तो आयरन जो है हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलके, क्योंकि आयरन एक हैवी मेटल है, ये डिज़ोल्व नहीं होगी उसके अंदर, और आपके पास जो है एक पीपीटी बनेगा जो कि किस कलर का होगा जी, ग्रीन कलर का बेसिकली आपके पास होगा। तो ग्रीन प्रेसिपिटेशन बनेंगे जी, सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, और ये आपको बेसिकली यानी सोल्यूशन के अंदर डिजॉल्व नहीं होंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इसी तरह आयरन 3 की बात कर लें, तो आपके पास अगर आयरन 3 सल्फेट की ही बात करते हैं जी, आयरन 3 सल्फेट की बात कर लेते हैं, और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ही हो, अगर तो फिर से यही बात है जी, आपके पास सोडियम सल्फेट ही बन जाएगा, और साथ आयरन हाइड्रोक्साइड बनेंगे। लेकिन इसमें आपके पास जी देखें कि क्योंकि 3 है सॉरी, तो आपके पास जी इधर आपने क्या लिखना है, 3 इधर करेंगे 3। ये जो प्रेसिपिटेट बनेंगे ये बेसिकली आपके पास वो क्या थे जी, वो आयरन 2 में ग्रीन बनते हैं और इसके अंदर जी आपके ब्राउन बनते हैं जी, ठीक है। तो ब्राउन प्रेसिपिटेट, तो ये भी आपने याद रखना है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लेते हैं जी, इसका साल्ट ले लेते हैं। तो आपके पास जी NaCl साल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट है। इसी तरह एल्यूमिनियम के प्रेसिपिटेट बनेंगे जो कि आपके पास वाइट होंगे जी, वाइट इन कलर होंगे जी, वाइट कलर के होंगे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जी जिंक में बात कर लेते हैं जी, आपके पास तो आपके पास जी सोडियम नाइट्रेट साल्ट आ जाएगा, और जिंक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बनेंगे जी, और जिंक हाइड्रोक्साइड भी वाइट कलर के ही प्रेसिपिटेट होते हैं जी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं जी लेड 2 हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं। लेड नाइट्रेट ले लेते हैं और इसको NaOH में डिजॉल्व करते हैं जी, इसके साथ इसका सोल्यूशन बनाते हैं, तो हमारे पास क्या आता है जी, सोडियम नाइट्रेट ही आएगा और लेड हाइड्रोक्साइड, और ये भी आपके पास जी वाइट प्रेसिपिटेट ही होते हैं जी। तो एग्जांपल्स बड़ी सारी हो सकती हैं जी, लेकिन इसमें आपके पास एक साल्ट बनेगा और एक प्रेसिपिटेट बनेंगे जी हैवी मेटल के, और जो कि आपके पास आपने याद रखना है जी कि जब भी आपके पास एल्कली मेटल या अल्कलाइन मेटल्स होंगी तो उनके प्रेसिपिटेशन जो है वो वाइट बनेंगे, और जो ट्रांजिशनल मेटल्स हैं उनके वेरिएबल कलर्स होंगे जो प्रेसिपिटेट के, तो इस तरह आपने इसको याद रखना है। तो बेसिकली बेस की हम बात कर रहे थे, तो बेस और बेस की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे। तो बेस को पहले अमोनियम आयन के साथ देखा जी, अमोनियम साल्ट आयन के साथ जब मिलता है जी तो साल्ट बनता है, तो अमोनियम साल्ट के साथ देखा इसके रिएक्शंस को, और इसी तरह हमने बेस का जो है मेटल साल्ट के साथ, हैवी मेटल के साथ देखा रिएक्शन, जिसमें कि प्रेसिपिटेट बनते हैं। और आपने बेस और एसिडिक रिएक्शन की हमने बात की ही है, तो वो क्या होता है बेसिकली, वो आपके पास एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसके ज़रिए हमारे पास एक साल्ट बनता है और वाटर बनता है जी, तो वो भी हमने बात कर ली। तो ये थी जी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड्स और बेस की। तो अब हम आगे बात करेंगे जी, चलें जी अब थोड़ा सा जी यूजेस की बात कर लेते हैं। तब हम बात कर रहे थे जी यूजेस ऑफ एसिड्स एंड बेस की बात कर रहे थे, तो चलें जी। तो जी इधर लिख लेते हैं जी एसिड्स, इधर लिख लेते हैं जी बेसिस। लेकिन सबसे पहले अगर हम देखते हैं एसिड्स का यूज़, तो सबसे पहले हम जी एसिड्स जो है फूड इंडस्ट्री में इसको देखते हैं, फूड इंडस्ट्रीज।
फूड इंडस्ट्री में आपको पता है जी, फ्लेवरिंग के लिए आपको पता है सिट्रिक एसिड जो है बेवरेजेस वगैरह में भी यूज़ होती है, जैम्स वगैरह में भी। और ये जो आप कैंडीज़ वगैरह खाते हैं इसके अंदर सिट्रिक एसिड जो है वो यूज़ होता है। और सिट्रिक एसिड का फार्मूला है आपके पास जी C6H8 एंड O6 जी, ठीक है। इसके अलावा एसिटिक एसिड जी, सिरका जिसे कहते हैं जी, वो भी फ्लेवरिंग के लिए आप घरों में यूज़ करते हैं, फूड में बेसिकली यूज़ होता है। तो उसका फार्मूला है आपके पास CH3COH। तो ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास एसिटिक एसिड है और ये सिट्रिक एसिड। फूड इंडस्ट्री में आपके पास एसिड का यूज़ की हमने बात की, आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा आपके पास जी देखें कि क्लीनिंग के लिए जो है वो यूज़ होता है जी आपके पास क्लीनिंग, जो एसिड्स है, जैसे आपके पास जो HCl है वो मेटल को रस्टिंग को साफ़ करने के लिए HCl, या मेटल को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है जी। और आपके पास जी देखें कि इसके अलावा H2SO4 भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, क्लीनिंग के लिए। अब तीसरी बात अगर हम कर लेते हैं जी, तो आपके पास जी एसिड जो है वो फर्टिलाइज़र में भी यूज़ होते हैं जी। तो बेसिकली तो एज ए फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं, ठीक है। यानी आपके पास देखें जी कि फर्टिलाइज़र में आपके पास क्या चीज़, कौन सा एसिड यूज़ होता है जी, आपके पास जी नाइट्रिक एसिड जो है जी, यानी HNO3, इससे बनाया जाता है आपके जी अमोनियम नाइट्रेट जो है। तो अमोनियम नाइट्रेट जो इसे बनाया, फिर उससे फर्टिलाइज़र जो नाइट्रेट से बनाई जाती है जी, फिर फर्टिलाइज़र बनाई जाती है और फिर ज़मीन की फर्टिलाइजेशन के लिए वो यूज़ होती है। तो इसका यूज़ जी फर्टिलाइज़र बनाने में भी होता है, एसिड्स का यूज़। तो इसी तरह अगर हम बात करें जी आपका जी, चलें जी हम बात करते हैं जी बेसिस की बात करते हैं। तो सबसे पहले बेसिस का जो सबसे ज़्यादा यूज़ है जी वो आपका है जी, यानी देखें बेसिस होती हैं क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, ठीक है। तो घरों में तो मतलब पहले हम लिख लेते हैं, जो आपके पास क्लीनिंग प्रोडक्ट बनाई जाती है वो सारी ही बेसिस से बनाई जाती हैं। क्लीनिंग प्रोडक्ट से क्या मुराद है, जैसे साबुन शैम्पू वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे पास जी बेसिस से बनाई जाती हैं। सोप इंडस्ट्री इंडस्ट्री के अंदर कौन सी बेस सबसे ज़्यादा यूज़ होती है जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा जो आपके पास जी देखें घरों की सफाई के लिए आपके पास जी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है जी वो यूज़ होता है जी आपके पास NI4OH। तो घरों में जो आप पोछा लगाने के लिए, फर्श साफ़ करने के लिए जो क्लीनर यूज़ करते हैं जी, वो बेसिकली अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसी तरह अगर बात करें जी एग्रीकल्चर के अंदर, तो एग्रीकल्चर में इसका यूज़ है जी कि ज़मीन की जो एसिडिटी है उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। तो ज़मीन की एसिडिटी ख़त्म करने के लिए आपके पास कौन सी बेस यूज़ होती है जी, सोडियम बाइकार्बोनेट। सॉरी जी, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपका यूज़ होता है जी। और इसके अलावा ये एक ब्लीचिंग एजेंट है, ब्लीच में भी ये यूज़ होती है जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा सॉइल के एसिडिक नेचर को न्यूट्रल करने के लिए ये यूज़ होती है जी। अब इसी तरह अगर हम बात करें जी आपकी जी, मतलब इंडस्ट्री के अंदर अगर बात कर लेते हैं, तो आप देखें कि पेपर और टेक्सटाइल में जो है इंडस्ट्री जो है उसमें हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जी, NaOH। किस में यूज़ होती है जी, अभी हमने टेक्सटाइल वगैरह, जो आपके पास जी पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, और पेपर इंडस्ट्री में ये यूज़ होती है जी, सही है। इसके अलावा आपके पास जी टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ब्लीचिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस थे जी हमारे एसिड्स एंड बेसिस के। आगे हम बात करेंगे जी आयन प्रोडक्ट ऑफ। अगला टॉपिक है जी हमारा आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देखिए जी आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर से क्या मुराद है, को बेसिकली जब भी हम डिसोसिएट करें जी वाटर को,
तो वो अपने दो पेरेंट एलिमेंट्स में डिसोसिएट हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ वाटर। लेट्स से आपके पास H2 है, O है जी। अब इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है और वाटर जो है वो ब्रेक हुआ है अपने पेरेंट एलिमेंट में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, ये इस तरह भी लिखा जाता है। और इसके अलावा आपको पीछे भी हमने बात की है कि हाइड्रोजन जो आयन है बेसिकली, वो बेसिकली आपके पास ऐसे नहीं आता, आइसोलेट नहीं रहता, बल्कि वो आपको देता है जी वाटर के अंदर हाइड्रोनियम आयन देता है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है जी, आपकी मर्ज़ी, आप इसको ऐसे भी लिख लो। तो बेसिकली ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं ये आपकी किस में आती हैं जी। या आपके पास इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं बेसिकली H2O, H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी फाइनल फाइनल प्रोडक्ट है जी ये। लेकिन हमने आयन प्रोडक्ट की बात करनी है, तो इसलिए हम इन दो जो रिएक्शंस हैं इनको देखेंगे जी। तो इसको हम करते हैं जी, इरेज कर देते हैं जी। तो आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमारे पास ये आएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको चलें जी ऊपर कर लेते हैं जी। तो अब देखिए, अगर हम बात करते हैं जी KC की, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारे पास, और इसका जनरल फार्मूला था जी, हमने बात की जी, देखिए बेसिकली आपके पास जी प्रोडक्ट क्या थी। तो प्रोडक्ट आपके पास आई थी जी H प्लस आइन और इसी तरह OH नेगेटिव आइन। रिएक्टेंट था जी आपके पास वाटर H2O, और कंसनट्रेशन इसकी स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट की जाती है। तो अब इसको हम जी बैलेंस भी कर लेते हैं। तो इधर हाइड्रोजन 2 है, तो इधर आपको 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इधर